चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेज कंस्ट्रेंट देखा था, कंस्ट्रेंट मोशन खत्म किया था। अब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? An object will be in the state of motion or rest unless any external unbalanced force is. देखो, जैसा इसने कहा, एन ऑब्जेक्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, कोई भी इनिशियल स्टेट हो वही मेंटेन करना चाहता है ऑब्जेक्ट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट फोर्स न लगाए, कंपेल न करे। तो anyway, ये जो भी है, याद होगा स्कूल में इसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते थे, याद है? Yes, sir. ठीक है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या हो रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जैसा मैंने कहा, इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है ना? इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट अनलेस some external agent, some external force act on it। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करके उसके स्टेट को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। यही कहानी है। यस सर। जैसे मैं इस वॉल पर फोर्स लगा रहा हूं तो इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बट स्टेट चेंज की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लियर है? यस मान लो उधर से ट्रक आ रही है और मैंने हाथ लगाया, तो ट्रक का तो नहीं, मेरा स्टेट चेंज हो जाएगा ना, बट मैंने कोशिश करी। तो फोर्स लगाने से हमेशा स्टेट चेंज होगा जरूरी नहीं है। फोर्स या तो सिस्टम के का स्टेट चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है? यस तो फर्स्ट लॉ का आउटकम है फोर्स का डेफिनेशन, और ये सब डेफिनेशन आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, मैंने लिखने वाला। So external agent which change or try to change a state of system या state of body। स्टेट का मतलब हुआ स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना?
ये जो फोर्स है, ये जो, अच्छा बाद में आते हैं इस पर, रुको। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? बोलो। So the momentum is directly proportional to the external unbalanced force. मोमेंटम क्या होता है? Mass into velocity. of force and velocity. तो इसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, अगर याद हो तो। So momentum is mass into velocity. और लॉ है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सो डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम को मैं लिखूंगा मास इंटू वेलोसिटी। सो इसको लिखूंगा m इंटू डी बाई डी टी ऑफ v प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। ये मेरा फोर्स होगा, है ना? Yes, sir. तो अगर मास कांस्टेंट है तब तो dm बाई डी टी 0 होगा। होगा। Yes, sir. So force will be equal to mass or dv by dt is nothing but acceleration. आई बात समझ में? चमका कुछ? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा, अगर मास वेरिएबल है तब तो हमारा फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये जो v इंटू डी एम बाई डी टी है इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। जैसे रॉकेट में होता है, रॉकेट में पीछे से कुछ मास निकलता है किसी वेलोसिटी से, तो रॉकेट को ऊपर की ओर थ्रस्ट मिलता हाँ सर। है ना? तो ये आपका थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। अच्छा, तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ से ये जो मुझे फोर्स मिला, इस फोर्स का यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या फिर मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इस केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं।
न्यूटन के रिगार्ड में इसका एसआई यूनिट को न्यूटन कहते हैं। सो 1 kg 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML/T-2 पढ़ाया था ना? Yes, sir. ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा और ये इसका एसआई यूनिट होगा। ठीक है, यहां तक पहले कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़े। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? Every action Every has action equal. has every action has an opposite and equal and opposite reaction. क्या मतलब हुआ इस बात का? सर हर फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। वाह, अच्छा ट्रांसलेशन किया तुमने। Every action has equal and opposite reaction, and these action and reaction force acts on two different bodies जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट पर इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट पर इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट इस ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर, ये ग्राउंड इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर कुछ फोर्स लगाएगा, और ये ब्लॉक इस ग्राउंड पर उतना ही नीचे की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन हो गए, है ना। जैसे ग्राउंड पर ये ब्लॉक फोर्स एन नीचे लगा रहा है, और ये फ्लोर इस पर एन ऊपर लगा रहा है, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। तो ये एन ब्लॉक पर लग रहा है और ये एन ग्राउंड पर लग रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक का केवल फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो ब्लॉक पर एन ऊपर लगेगा और ब्लॉक पर mg नीचे लगेगा। आई बात समझ में? आया कुछ समझ में? और So, अगर ग्राउंड mg के बराबर फोर्स लगा पाता है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं लगा पाता है तो नीचे गिर जाएगा। जैसे मान लो मैं
कहीं पे खराब चेयर पे बैठा हूं तो इक्विलिब्रियम में हूं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन मुझे जितने से पुल कर रहा है, चेयर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा के मुझे रोके हुए है। अगर चेयर नहीं लगा पाता तो मैं गिर जाता, है ना। Yes, sir. जैसे मार्सी लैंड में है तो उसमें अगर अर्थ नीचे की ओर पुल करता है, अब वो लैंड उतना सरफेस नॉर्मल रिएक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता है, तो वो नीचे की ओर धंसते जाते हैं, है ना। तो ये जो एन है, इस एन का नाम है सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। एक और देखो, सपोज ये एक ब्लॉक है और ये एक दूसरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक का नाम है ए, इस ब्लॉक का नाम है मान लो ए, और इस ब्लॉक का नाम है बी। अगर हम इस ए ब्लॉक को पीछे से पुश कर रहे हैं तो दोनों आगे जाएगा, Yes, sir. बट ए पर तो मैंने फोर्स लगाया ही नहीं। ए को कौन पुश करेगा, सॉरी बी पर तो मैंने छुआ ही नहीं, तो बी को कौन पुश करेगा, ए पुश करेगा। बी हाँ, को ए पुश कर रहा होगा, तो ए बी पर आगे की ओर फोर्स लगा रहा होगा, तो बी ए पर उतना ही फोर्स पीछे की ओर लगा रहा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, है ना। ये होगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। बी पर ए फोर्स लगाया तो ये हुआ एक्शन, ए पर भी अपोजिट उतना ही फोर्स लगाया तो ये हुआ रिएक्शन। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी वेक्टर इज इक्वल अपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए वेक्टर, है ना। तो ये दोनों फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पर लगता है, जैसे ब्लू वाला बी पर लग रहा है, रेड वाला ए पर लग रहा है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आया समझ में। yes. Yes, sir. तो कॉपी कर लो। ये इंपॉर्टेंट है, एक्शन रिएक्शन फोर्स टू डिफरेंट बॉडी पर लगता है, नहीं तो क्या है कि कुछ भी समझ लोगे। जैसे मान लो मैं हैमर से और एक नेल को दीवार में ठोक रहा हूँ, तो हैमर ने नेल पर फोर्स लगाया, नेल ने हैमर पर उतना ही फोर्स लगाया, तो लगेगा कि नेट फोर्स तो 0 है, तो फिर तो नेल को अंदर जाना ही नहीं चाहिए। बट फैक्ट है कि नेल नेल पर नेट फोर्स 0 नहीं है, हैमर पर भी नेट फोर्स 0 नहीं है, क्योंकि नेल पर एक्शन फोर्स लग रहा है, हैमर पर रिएक्शन फोर्स लग रहा है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं, अलग अलग ऑब्जेक्ट पर लगते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट पर लगता तो नेट फोर्स हमेशा 0 होता, दुनिया में कोई काम होता ही नहीं फिर तो।
सर हो गया। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? Sir, 2 minutes. Done, sir. ठीक है, तो इतना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप शायद पहले भी जानते होंगे, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा, ये ठीक है अपनी जगह। फोर्स ब्रॉडली दो टाइप के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, वो सब धीरे धीरे बाद में देखेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं फील्ड फोर्स, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसा नाम से ही लगता है, कांटेक्ट फोर्स में कांटेक्ट होगा, और फील्ड फोर्स को अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, वो पिछले एक एफवीडी में डाउट आया मुझे। क्या आया? एक डाउट आया सर। सर, फोर्स एफ ए बी के इक्वल नहीं होगा क्या? क्या बोल रहे हो? सर, फोर्स शुड बी इक्वल टू एफ क्या ऑन आवाज आ ए रही बी। है? हाँ, अब बोलो। Sir, force AB should be equal to normal force which is applied on block A. नहीं, एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल अपोजिट फोर्स ऑन ए होगा, कोई जरूरी नहीं है। दोनों का दो अलग अलग सोर्स है, दोनों दो अलग अलग फोर्सेज होंगे। अगर दोनों इक्वल हो गया तो फिर ये आगे जाएगा ही नहीं। Okay, sir. कांटेक्ट फोर्स के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी है। जैसे कोई भी फोर्स ले लो, अभी ऊपर देखा था सरफेस नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है ना? जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक में एक स्ट्रिंग बांध के आप इसको पुल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये किसी तरह का पुश पुल जितने हैं ये सब कांटेक्ट फोर्स है ना?
फील्ड फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, नॉट रिक्वायर्ड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए अर्थ के साथ कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है ना? बोलो। Yes, sir. है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्स हो गया। जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के फील्ड में अट्रैक्ट या रिपेल होता है, उसके लिए दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स फील्ड फोर्स हो गया। Electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड फोर्स हो गया। तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जिस फोर्सेस के लिए फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है, ये सब फील्ड फोर्स कहलाते हैं। और फिजिकल कांटेक्ट लगाने के बाद फोर्स अप्लाई करना पड़ता है तो वो सारे कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? Sir. No, sir. चलो जल्दी कॉपी कर लो। हो गया? एक ही मिनट।
हो गया सर। हो गया। तो हम लोगों को ये न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन सीखना है, ठीक है। सो नाउ ऑनवर्ड्स इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाकी सब थ्योरी है, वो सब स्कूल में तुम लोग पढ़ते रहते हैं। हम लोगों को मेनली एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ करना है। तो फोर्स तो और 2 टाइप के होते हैं ना, उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम? और कौन 2 टाइप के होते हैं? सर वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। वो सब मैकेनिकल फोर्सेस नहीं है बेटा, वो सब न्यूक्लियर फोर्सेस है। मैं मैकेनिकल फोर्स की बात कर रहा हूँ। फोर्स तो और भी टाइप के होते हैं, 2 ही टाइप के तो है ना। फोर्स तो मैं 10 टाइप के और बता दूं। हम लोग मैकेनिकल फोर्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइप ए, इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर किसी सिस्टम पर, किसी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं है कि रेस्ट में रहेगा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट विल बी, फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 है ना, विल बी एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0। known as translational equilibrium। और ये यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना? हाँ, एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। इसको कॉपी करो जल्दी से। डन। चलो
इस बात को समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। और बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। सर हम इसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? रोटेशनल का अलग होता है। हाँ, जैसे एक बार इसको कोशिश करो। इस सिस्टम में सब कुछ रेस्ट पर है ना? कोई आगे नहीं जा रहा है, इधर वॉल है तो कहाँ जाएगा? आ रही है बात समझ में? हाँ सर। कोशिश कीजिए। मैं नहीं बनाता, आपसे कोशिश कीजिए पहले 2 मिनट।
हुआ कुछ? हाँ सर। क्या हुआ बताओ? सर आंसर बताना है। हाँ, आंसर ही बताना है। सर फोर्स एक्सर्टेड बाय द सरफेस मेरा 239 आया और दूसरा कांटेक्ट फोर्स मेरा 75 आया। चलो देखते हैं। ये 10 kg है, ये 20 kg है। इसका नाम ए दे देते हैं और इसका नाम बी दे देते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम सब ध्यान से देखो। बी का सब लोग ध्यान से देखिएगा। बी पर इसका खुद का वेट 200 न्यूटन नीचे लगेगा mg, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. इसको वॉल कह देते हैं, इसको ग्राउंड कह देते हैं। बी वॉल के साथ कांटेक्ट में है और बी ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना? तो बी पर वॉल इधर फोर्स लगाएगा, बी पर ग्राउंड इधर फोर्स लगाएगा और बी पर ए इधर फोर्स लगाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. बी नहीं पर सर। ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, बी पर वॉल फोर्स लगा रहा है, बी पर ए फोर्स लगा रहा है, बी पर ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है और इन सब के साथ साथ ये एक्सटर्नल 50 न्यूटन का फोर्स भी लग रहा है बी पर। Yes. तो बी पर एक एक्सटर्नल 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, यही मतलब हुआ। Yes, sir. सर ये वर्टिकल से 30 डिग्री पर है, मतलब ये 30 मीन्स ये 30 डिग्री है। Yes, sir. तो ये मेरा हो गया बी का फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया? हाँ Yes, सर। sir. अब थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। इस बी को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो इस 50 न्यूटन को, तो इस 50 न्यूटन का एक कंपोनेंट 50 cos 30 वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और 50 sin 30 इधर लगेगा। तो इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एफ बी ए इधर, ग्राउंड का इधर 200 न्यूटन इधर, 50 cos 30, cos 30 is √3/2, तो 20 √3 इधर, 50 sin 30 मतलब 25 इधर और फोर्स ड्यू टू वॉल इधर। यही कहानी होगी। हाँ सर। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब मुझे मिलेगा फोर्स ऑन ग्राउंड, फोर्स ड्यू टू ग्राउंड इज इक्वल टू 200 प्लस 25 √3 और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए ये लगेगा फोर्स ऑफ वॉल प्लस 25 न्यूटन लगेगा ऐसा। हाँ सर। चलो बी की कहानी इधर हो गई। अब ए की कहानी देखो। ए पर इसका खुद का वेट नीचे, Yes, sir. ए बी के कांटेक्ट में है, तो ए बी पर राइट में जितना फोर्स लगा रहा है बी ए पर लेफ्ट में उतना ही फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ए बी होगा। Yes, sir. और ये ग्राउंड के कांटेक्ट में है
तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा और इस पर 100 न्यूटन का फोर्स इधर भी लग रहा है। एक ही कहानी इतनी ही है। हाँ सर। अच्छा, तो यहां से हम लिखेंगे दिस N is 100 Newton and force of interaction between A and B is also 100 Newton. मिल गया? मिल गया? अब आपसे जो जो पूछा है सब निकाल सकते हो। जैसे इसको अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? 100 इज इक्वल टू FW प्लस 25। इसका मतलब है वॉल फोर्स लगा रहा है 75 न्यूटन। ये एक आंसर हुआ, है ना? बोलो। हाँ सर। Yes, sir. क्या क्या पूछा है देखो, अब क्वेश्चन में मुझे याद नहीं है। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेसेस दैट इज फ्लोर एंड वॉल। तो फ्लोर बी पर इतना लगा रहा है, एक तो यही आंसर हो गया। फ्लोर ए पर इतना लगा रहा है ना? वॉल इतना लगा रहा है। कांटेक्ट फोर्स बिटवीन टू ब्लॉक्स 100 न्यूटन। सब कुछ हो गया। Yes, sir. Contact force between block 100 Newton. Force exerted by wall 75 Newton. Force exerted by ground on A 100 Newton, on B 200 plus 25 root 3 Newton. क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं या कोई सर कॉपी कर रहे हो? जो और अगर- बी पे जो एक्सटर्नल फोर्स है 50 न्यूटन का, वो इनडायरेक्टली ए पे भी नहीं लगेगा? ये इनडायरेक्टली क्या होता है? लाइक तो जैसे ए पे 100 ये सब न्यूटन का फालतू बात लग नहीं, ये सब फालतू बात नहीं। इनडायरेक्टली अपने मन से कुछ कुछ समझ लिए। 50 न्यूटन का फोर्स बी पर लग रहा है, बस। बी ए पर कितना लगाता है नहीं लगाता है उसका उस 50 न्यूटन से कोई लेना देना नहीं है। बी ए पर जितना लगाएगा ए बी पर वापस उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, जो मैंने एफ बी ए लिखा है। ठीक है? ओके। तो अगर वो 50 न्यूटन नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में अगर ये आता है, तो एफ बी ए थोड़ा कम होता या कुछ होता, मुझे क्या पता। बट फोर्स बी पर लग रहा है, अपने मन से वो बी ए पर लगा रहा है। ये सब अपने मन से, ये जादू से नहीं चलता है काम। साइंस में टू द पॉइंट रहो। ठीक है? हाँ कॉपी कर लिया सबने? हाँ सर, नहीं, 1 मिनट सर. कर लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ूं? 1 मिनट सर. Yes, sir.
हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट। इसको कोशिश कीजिए। सर वो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है क्या? हाँ, ये 1 मीटर है, ऊपर वाला 3 मीटर है। ठीक है सर।
हुआ। सर ए पे 80 आया। और कोई? और कोई बताओ। और किसी को कुछ आया? सर मेरा बी का 20 आया। इसका खुद का वेट कितना होगा? सर 100 न्यूटन। 100। तो एक फोर्स ये हो गया 100 न्यूटन। दूसरा, ये पॉइंट ए के साथ कांटेक्ट में है, यहां पर कहीं, है ना? तो ये इस पर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन, मतलब इस पर नॉर्मल कहीं इधर लगाएगा। यस सर। तो इसको दूसरा कलर दे देते हैं। सर बी वाला आ गया, बताओ। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन एट ए। हुआ? यस सर। बी वाला इस पर फोर्स कहीं इधर लगाएगा। बी पॉइंट ए से ऊपर है ना, तो मान लो यहाँ पर है। तो बी वाला ए पर फोर्स कहीं इधर लगाएगा। तो ये हो गया एन बी। कहीं इधर ऐसा। ठीक है। तो यही एन ए और एन बी मुझे ढूंढना है। बोलो। बोलो। अब देखो, रेडियस 5 मीटर है और बी की हाइट सेंटर से 3 मीटर है। इसकी हाइट 1 मीटर है। कहीं फिजिक्स यस नहीं है, सर। ज्योमेट्री है। मतलब ये वाली हाइट 1 मीटर होगी। यस सर। तो ये अगर 1 होगी, मतलब ये 4 होगा। होगा। और ये रेडियस है, तो ये 4 और ये 5। तो ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री होगा। और ये 37 होगा, तो ये 37 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। इसी तरह पॉइंट बी को देखो, यहां से ड्रॉ किया। ये हाइट 3 मीटर है पॉइंट बी से सेंटर का। ये
हाँ सर। तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 के बीच का एंगल 53 डिग्री होगा। cos 53 यस सर। 3/5। तो फाइनली मेरा ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। सो फाइनली मेरा ये फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा हो गया। एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये वर्टिकल वाला लाइन, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, ये एन ए, ये एन बी, और ये कितना है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। और ये 100 न्यूटन, और ये इक्विलिब्रियम में है। यस सर। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे कर दो, रिजॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा एन ए साइन 37 और ये हो जाएगा एन ए कॉस 37 होगा। यस सर। ये हो जाएगा एन बी साइन 53, ये हो जाएगा एन बी कॉस 53 डिग्री, हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए एन ए साइन 37 शुड बी इक्वल टू एन बी साइन 53, मतलब 4NA इज इक्वल टू 3NB। होगा ऐसा। यस सर। दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में अगर ऐसे करोगे तो होगा NA cos 37 plus NA cos 53 is 100. Cos 37 3/5, 4/5, cos 53 3/5, so 4, ये NB है, 4NA plus 3NB is 500। दूसरा इक्वेशन, यस सर। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो NANB मिलेगा। यस सर। So solving 1 and 2, NA और NB। देखो तो डायग्राम ऊपर है, A और B में कहीं कुछ गलती तो नहीं किया मैंने मार्किंग में? हाँ, B इधर, A इधर, ठीक है सब। देखो तो क्या आता है, 500/8। सर 80 और 60 आ रहा है। 80 60 आ रहा है। देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करना तो आता होगा। एट्टी 60 आ रहा है। 500/6 और 500/8 आ रहा है। हो गया। सर उसमें वो NA और NB का डायरेक्शन वो कैसे लिया?
ए फोर्स किधर लगाएगा? आई मीन पॉइंट ए पर फोर्स इधर वाला वॉल कॉर्नर जो भी नाम दो किधर लगाएगा? नॉर्मल टुवर्ड्स टू द द सेंटर। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना? और स्फीयर का नॉर्मल कहाँ? सेंटर से पास होता है। ओके। आगे बढ़ो। यस सर। सबका हो गया? Yes, sir. नहीं लिखा अभी तक? जल्दी लिखो। ये यहाँ गलत है। साइन 37 3/5 होता है ना, तो यहाँ 3 Na होगा। और साइन 53 4/5 होता है, तो यहाँ 4 NB होगा। यस सर बोलते रहते हो तुम लोगों को, मेरी नजर नहीं जाती तो अभी तक, है ना? साइन 37 3/5, साइन 53 4/5, cos 37 4/5, cos 53 3/5, ऐसा होगा। आगे बढ़ो। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस यस सर। हाँ सर। कितना कितना आंसर आया? सर ए वाला 80 आया और बी वाला 60। सबको आया सेम आंसर? यस सर। सो Na 80 न्यूटन और Nb 60 न्यूटन, ऐसा कुछ आंसर आया? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? सर स्ट्रिंग स्ट्रेच होती है, वो उस पर जो फोर्स होता है। तो स्ट्रिंग जब टॉट कंडीशन में होगा, जैसे ये एक ब्लॉक है मान लो,
ये ग्राउंड पर ब्लॉक है, इसको एक स्ट्रिंग से पुल कर रहे हैं अगर, तो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से इधर हम F फोर्स लगाकर मान लो पुल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होगा। तो इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर, मैं एंड पॉइंट से मुझे मतलब है, वैसे हर पॉइंट पर यहाँ पर एक टेंशन जनरेट होगा और यहाँ पर एक टेंशन जनरेट होगा, है ना? यस हाँ सर। सर। सबको मालूम है? सो फर्स्ट पॉइंट, टेंशन इन द स्ट्रिंग is a pulling force पुलिंग फोर्स का मतलब, जैसे मैं धागा बांधकर इस चेयर को अपनी ओर पुल कर सकता हूँ, धागा बांध के पुश नहीं कर सकता, समझ रहे हो? हाँ सर। धागा बांध के पुश करोगे तो स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा, और जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है तो वो फोर्स ट्रांसमिट नहीं कर पाता है। मीन्स स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में, डॉट कंडीशन में, जिसको मोर प्रिसाइजली कहते हैं, अपने कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पर पुलिंग फोर्स लगाता है। इस पुलिंग फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में पर कोई भी फोर्स ट्रांसमिट हो पाता है, उस पुलिंग फोर्स को टेंशन फोर्स कहते हैं। क्लियर है? आया ना? हाँ सर। हाँ सर। स्ट्रिंग अगर मासलेस है, जो कि है, जब तक कहा नहीं जाए स्ट्रिंग में मास हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इफ a string is massless, then each point on a string will have equal tension. And net force on it, and net force at a point on the string is always zero. क्योंकि मासलेस है तो मास नहीं तो फोर्स नहीं। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। मान लो ये एक स्ट्रिंग है, ये इस स्ट्रिंग का पॉइंट ए है और ये इस स्ट्रिंग का पॉइंट बी है। हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, मैंने बताया, ठीक है? तो यहाँ पर टेंशन अपनी ओर पुल करेगा, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर टेंशन अपनी ओर पुल करेगा। मैंने कहा इन दोनों की वैल्यू इक्वल अपोजिट होगी। अब बीच में किसी भी पॉइंट पर, बीच में ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, तो कहीं पर भी देखेंगे तो हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट मिलेगा, हर पॉइंट पर टेंशन इक्वल अपोजिट मिलेगा, हर पॉइंट पर टेंशन दोनों डायरेक्शन में इक्वल अपोजिट मिलेगा, और इस टी की वैल्यू हमेशा सेम होगी। तो बीच वाले पॉइंट पर दोनों ओर टेंशन इक्वल अपोजिट लगेगा, एंड पॉइंट पे ऑलवेज टुवर्ड स्ट्रिंग लगेगा। रीजन बहुत सिंपल है,
कि इन दोनों के बीच का टेंशन यहाँ पर पुलिंग है, यहाँ और यहाँ के बीच स्ट्रिंग देखें तो पुलिंग फोर्स है, दोनों ओर है, यहाँ और यहाँ के बीच देखें तो दोनों ओर है, लेकिन पॉइंट बी के आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है तो उधर कोई पुल नहीं कर रहा है, स्ट्रिंग ए के आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है तो ये उसको इधर पुल नहीं कर रहा है। तो दोनों एंड पर पुलिंग नेचर का फोर्स ऐसा होता है, और मिड बीच वाले सारे पॉइंट पर हर जगह पर टेंशन दोनों साइड लगता है। ये बात समझ में आई? तो किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो नेट फोर्स हमेशा 0 दिखेगा स्ट्रिंग पर। यस सर। या ओवरऑल भी देखेंगे तो नेट फोर्स ऑन स्ट्रिंग 0 दिखेगा। कॉमन सेंस है। स्ट्रिंग जब स्लैक होता है तो उस केस में उसका टेंशन 0 होता है। ठीक है, और वो पुली के अंदर भी ऐसे ही होगा? पुली वर्ड बोला मैं नहीं ना, आएंगे पुली पर तब बात करेंगे। अननेसेसरी अभी अपने को डाइवर्ट नहीं करो, नहीं तो लगेगा सीख रहे हैं और कुछ फंडामेंटल मिस कर जाओगे। पुली मैंने अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया, मतलब अभी नहीं बताऊंगा। So if a string is taut, then it will have a force, rather it will exert a pulling force on the object connected at ends known as tension force or tension. Known as tension force or simply tension. ठीक है, रिलैक्स्ड पोजीशन में टेंशन 0 होता है ना? स्लैक और रिलैक्स्ड पोजीशन में टेंशन 0 होता है। क्लियर है? तो टेंशन केवल टॉट पोजीशन में होता है। अगर स्ट्रिंग टॉट नहीं है तो टेंशन नहीं होगा। कॉपी कर लीजिए इसको पहले।
हो गया? नहीं खड़े थे, यस सर। आगे बढ़ूं? नहीं खड़े थे। अभी लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट ब्रैकेट क्या हुआ? लास्ट ब्रैकेट आगे बढ़े? इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए। इसमें 3 स्ट्रिंग है, एक T1 यहाँ दिख रहा होगा, दिक्कत तो इसलिए बता रहा हूं। एक ये स्ट्रिंग है ब्लू से, एक ये स्ट्रिंग है ब्लू से, और एक ये स्ट्रिंग है ब्लू से। T1 T2 ये नहीं, एक और है ये, एक ये जो ब्लू से डाला है, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, समझ आ रहा है? यस सर। तो अलग अलग कलर, एक ये स्ट्रिंग, एक ये स्ट्रिंग, एक ये है स्ट्रिंग, कलर नहीं है मेरे पास, ब्लैक, एक ये है स्ट्रिंग। तो ये टोटल 4 स्ट्रिंग है, ठीक है। T1 T2 T3 T4 लिखा हुआ है ना? हाँ सर। ये T1 T2 T3 T4 आपको ढूंढना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है।
आया कुछ? नहीं आया सर। सर 2 मिनट। इधर देखो, पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। पॉइंट ए पर सब ध्यान से देखेगा। पॉइंट ए पर क्या है? 100 न्यूटन नीचे है। यस सर। T1 इधर है यस सर। और T2 इधर है ऐसा? यस सर। और ये एंगल 30 डिग्री है। तो यहाँ पर T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 cos 30 कह सकते हैं, और T2 का ये वाला कंपोनेंट T2 sin 30 कह सकते हैं। कह सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 है, तो T1 इज इक्वल टू T2 by 2। सो T2 इज 2T1 मिल गया। यस सर। एंड T2 cos 30 इज 100। यस सर। So T2 cos 30 degree is 100 Newton. Cos 30 root 3 by 2. So T2 is 200 upon root 3 Newton. यस सर। तो T2 मिल गया 200 upon root 3, मतलब T1 हो गया T2 by 2, that is 100 upon root 3 Newton. यस सर। तो T1 T2 मिल गया। यस। ये एक आंसर हुआ। सर अभी आप वेट करेंगे, हम T3 ढूंढ लेते हैं। क्या? T3 के लिए आप एक बार वेट करेंगे? जरूर करेंगे। शायद पॉइंट बी का भी अब निकल जाएगा। हाँ सर। पॉइंट बी पर सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो T3 T4 मिल जाएगा। सर T3 200 by √3 आया और T4 200 आया। देखते हैं, मुझे नहीं पता। T4 का ये वाला कंपोनेंट T4 cos 60, तो cos 60 क्या होता है? 1/2, तो ये हो गया T4/2। ये sin 60 दैट इज √3/2 T4। हाँ या ना? हाँ सर। ये T2 cos 30 मतलब √3/2 T2, और ये T2 sin 30 दैट इज T2/2, है ना? यस सर। T2 मेरा है 200/√3, तो T2 यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? सर 100। तो T4/2 इज 100। यस सर। T4/2 इज 100, मतलब T4 मिल गया 200 न्यूटन। ये एक आंसर हो गया। X में T3 plus T2/2 is √3/4 T4। यस सर। √3/2 T4 होगा। यस सर। So T2/2 plus T3
इज √3/2 T4, सबका वैल्यू पुट कर दो। T2/2 मतलब 100/√3 प्लस T3 मालूम नहीं, T4 दैट इज 200, तो ये हो गया 100√3। तो यहां से मुझे T3 मिलेगा 100√3 माइनस 100/√3, है ना। तो 300 माइनस 100 200/√3 आ जाएगा। हाँ सर। तो T3 भी मिल गया। आया समझ में? यस सर। T2 T3 Yes, T4 sir. सब मिल सकता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। Thank you, sir. बाय।